जय हिंद। आज हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है परिवहन तथा संचार का विकास। तो औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार से संचार का विकास हुआ या फिर ये कहें कि औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार से इसमें योगदान दिया, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पोस्टल और टेलीग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, रेलवे के बारे में पढ़ेंगे और शिपिंग जो समुद्री जहाज होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। डाक और तार व्यवस्था किस प्रकार से आरंभ हुई भारत में, किस प्रकार से विकसित हुई और ये आगे चलकर कैसे आज जो मॉडर्नाइजेशन हम इसका देखते हैं तो कैसे हुआ, इस सारे को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि डाक व्यवस्था का आरंभ कैसे हुआ। तो डाक व्यवस्था यानी कि जो तार संचार प्रणाली जो है ये प्राचीन भारत में ही विकसित हो चुकी थी और मध्यकालीन भारत में तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में भी आ चुकी थी। इसका आविष्कारक जो है, मतलब इसको जो सबसे पहले प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति था वो शेरशाह सूरी को माना जाता है। शेरशाह सूरी की जो डाक व्यवस्था है वही आधुनिक समय में जो डाक व्यवस्था है उसका आधार मानी जाती है, क्योंकि जगह जगह पर सराय बनाई गई हुई थी और वो जो सराय क्या थी वही डाकघरों का काम करती थी। आगे चलकर मुगल आए और मुगलों ने भी उसे अपनाया और उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास किया। उससे प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया, सरायों में दो घुड़सवार लगा दिए। वो घुड़सवार क्या करते थे, एक पीछे से न्यूज़ लेके आता था, कोई भी चिट्ठी लेकर आता था और दूसरे को पास करता था, दूसरा आगे जाता था। ये जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो डाक जो चिट्ठी है, जो तार है उसको लेकर जा रहा है ना, उसे हरकारा कहा जाता था। हरकारे की संज्ञा दी जाती थी, यानी कि जिसे आज हम लोग पोस्टमैन कह देते हैं। मुगलों ने इस व्यवस्था को दिल्ली और आगरा के मध्य जितना भी रास्ता था ना वहां पर विस्थापित किया हुआ था और यहीं से ये लोग डाक या फिर समाचार जो है वो राजा तक पहुंचाते थे मात्र एक दिन में। और इसके अलावा ये लोग कबूतरों का भी इस्तेमाल करते थे सूचना का आदान प्रदान करने के लिए। शेरशाह सूरी के समय में तो डाक के लिए चौकियां भी बनी हुई थी, जहां से जो एक घुड़सवार है वो लगभग 200 मील तक जाता था डाक लेकर, और जिसको चिट्ठी प्राप्त हो रही है, चिट्ठी प्राप्त करने वाले को आगे जो निर्धारित की हुई जो राशि है ना, जैसे कि मान लो कि एक चिट्ठी के लिए आपको 1 रुपये देने पड़ेंगे, तो 1 रुपये से ज़्यादा ही देने पड़ते थे। तो डाकिए को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है चिट्ठी उसको, भेजने वाले को नहीं। जिसको मिल रही है चिट्ठी उसको देने पड़ेंगे पैसे, डाकिए को, तो उसे मिलते थी। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाता था कि व्यापारी और कुलीन वर्ग जो है ना, यही लोग इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, इस व्यवस्था को अपनाए हुए थे, क्योंकि नॉर्मल लोग इसको नहीं यूज़ करते थे ज़्यादातर। और पश्चिमी भारत यानी कि जो राजस्थान वाला एरिया था ना, राजस्थान पंजाब वाला एरिया, यहाँ पर तो इसे जो लेके जा रहा है चिट्ठी, जैसे कि ऊपर हमने कहा कि इसे हरकारे की संज्ञा दी जाती थी। इसी के साथ इसको पट्टाभारी भी कहा जाता था, या फिर कहें कि पट्टाभार, पट्टाभार या पट्टाभारी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये टोटल जितने भी अब तक हमने पढ़ा, आप इससे ये समझ गए होंगे कि भारत में डाक व्यवस्था का आरंभ अंग्रेजों से पहले, यानी कि औपनिवेशिक शासन के भारत में आने से पहले ही स्थापित हो चुका था। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के अधीन भारतीय डाक व्यवस्था जो थी उसका किस प्रकार से विकास हुआ। अंग्रेज़ों का आने से पहले हमने पढ़ लिया कि कैसे मुगलों के समय में विकसित हो चुकी थी अच्छे से। अब अंग्रेज़ आए, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अंग्रेज यानी कि कंपनी, फिलहाल हम पहले कंपनी को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि कंपनी का भी शासन 100 साल तक चला। शुरुआत में कंपनी ने इसे वैसे ही अपनाने का प्रयास किया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला प्रतीत हो रहा था उन लोगों को और काफ़ी ज़्यादा कठिन भी। तो उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए इसे मॉडिफाई किया। लॉर्ड डलहौजी ने ये जो इनके शासनकाल में ये जो आधुनिक डाक व्यवस्था या फिर तार प्रणाली थी ना, इसको मॉडिफाई किया और इन्हीं को इसका संस्थापक माना जाता है। किसका? आधुनिक डाक व्यवस्था का। तो आधुनिक डाक व्यवस्था में इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले देखिए 1853 में इन्होंने एक डाक तार विभाग की स्थापना की। क्योंकि तो देखिए ये लोग क्या कर रहे थे, पहले तो ये लोग व्यापारी बन के ही आए थे, व्यापारिक रूप से ही इन्होंने बंगाल बिहार की इनकी दीवानी प्राप्त कर ली थी, उड़ीसा की। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने प्रशासनिक रूप से भी भारत पर कब्जा करना आरंभ कर दिया। तो प्रशासनिक रूप से ये जो प्रशासन है, शासन प्रणाली है, इस पर अच्छी तरह से काबू पाने के लिए और अच्छे ढंग से भारत पर राज करने के लिए इन्होंने क्या किया, डाक व्यवस्था को महसूस किया और उसे अपने अनुसार विकसित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1688 में कलकत्ता में एक डाकघर की स्थापना की और इसकी स्थापना जो है ना, वो बेसिकली ये जो बस्तियां इन्होंने कब्जे में ली थी, इसके अलावा जो कारखाने थे इनके अधीन, उन पर प्रशासनिक रूप से कब्जा करने के लिए, या फिर वहां पर जो हमने कब्जा कर रखा है उसमें सूचना पहुंचाने के लिए, सूचना भेजने के लिए इसका यूज किया जा रहा था। इसी तरह से अगला प्रयास इन्होंने 1712 में किया। मद्रास में एक किला था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और वहां से मद्रास से लेकर बंगाल तक यहाँ पे सूचना पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था गवर्नर के द्वारा। तो गवर्नर ने यहाँ पर डाक व्यवस्था स्थापित की। कुछ समय बाद इतने दूर का, मतलब बंगाल और मद्रास इतना ज़्यादा दूर है, तो इन दोनों के बीच में ये जो संपर्क स्थापित हो गया ना, इसी से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने निजी रूप से
इसको स्थापित करने का प्रयास किया और 1872 में बंगाल के व्यापारियों और जमींदारों ने इसे अपना एक विभाग स्थापित कर लिया, इसका डाक और तार का। तो इसके बाद 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और उन्होंने भी ये जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा था इसको और थोड़ा एडवांस करने का प्रयास किया। इन्हीं से प्रभावित होकर आगे हम देखते हैं कि वॉन हेस्टिंग्स जो थे ना, उन्होंने एक नई तकनीक लाई। उन्होंने क्या किया, जैसे कि ढाका से पटना तक जो डाक जाती थी वो बहुत ही दूर है, तो इन दोनों के बीच में एक और मेन स्थापित कर दिया कलकत्ता में। तो अब क्या हो रहा है कि जहाँ पे कलकत्ता में इन्होंने अपना डाकघर स्थापित किया ना, मुख्य डाकघर कह दिया उसको, और मुख्य डाकघर के 6 मार्ग बना दिए। उन 6 मार्गों को उसके साथ जोड़ दिया, यानी कि कहीं से भी डाक आएगी ना तो वहां से होके जाएगी। जैसे कि आज अगर मैं होशियारपुर से शिमला में कोई भेजता हूँ, कोई भी डाक भेजता हूँ, तो पहले कहाँ जाएगी, होशियारपुर से वो उल्टा लुधियाना चले जाती है और लुधियाना के बाद शिमला पहुंचती है। इसके बाद 1778 में क्या किया इन्होंने, बोला कि 100 मील की दूरी पर जो डाक जा रही है ना उसके लिए एक टिकट बना दी और इसका प्राइस कितना रख दिया, 2 आना। तो ये सब तो चिट्ठियां जा रही थी, अब ये लोग चाहते थे कि पार्सल्स भी जाएं। तो पार्सल जाने के लिए उन्होंने क्या किया, बंबई से पुणे के बीच में 1825 में इन्होंने पार्सल डाक व्यवस्था स्थापित कर दी और वो शुरू हो गई यहाँ पर। लेकिन उसके बाद पुणे और पनवेल के बीच में ना 1830 में इन्होंने प्रयास किया, मतलब कि 5 साल बाद। तो वहां पे इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आई। इन्होंने क्या किया, बैलगाड़ी द्वारा ये जो पार्सल्स होते थे इनको भेजने का प्रयास किया, तो ये काफी ज्यादा समय लिया बैलगाड़ियों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1837 ईस्वी में डाक तार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था पोस्ट ऑफिस अधिनियम। तो इसे पारित कर कर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जितनी भी डाक की सारी बातें थी ना, ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती थी। उन्होंने क्या किया, इस रूल को तोड़कर अब नया रूल ले आए कि स्टेट्स के पास होंगे अपने अपने सारे, वो लोग हैंडल करेंगे अपने अपने स्टेट के जितने भी मैटर्स हैं। मैटर मीन्स जो डाक व्यवस्था से संबंधित हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब जो छोटे लेवल पर वो लोग सारी जानकारी प्राप्त कर पा रहे थे आराम से, जो कि सेंटर तक पहुंचाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने इसको ना डाक व्यवस्था को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कैसे, एक जो स्ट्रेट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने वाले मार्ग होते हैं, कौन से होते हैं, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज। तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के अकॉर्डिंग डाक व्यवस्था जो थी इसका 2 हिस्सों में वर्गीकरण कर दिया। पहला कौन सा था, जो डायरेक्ट शहरों से प्रेसिडेंसी तक जोड़ता था, और दूसरा कौन सा था, जो जिलों को जिला स्तर पर जो मार्ग जोड़ते हैं एक दूसरे को। तो अब ये छोटे लेवल पर आ चुका था, यानी कि स्टेट अब हैंडल कर रही थी अपना अपना मैटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा परेशानी नहीं होनी थी। तो स्टेट ने क्या किया, थोड़ी सी छूट दे दी। इन्होंने क्या किया, 1840 में इन्होंने जो सार्वजनिक रूप से जो समाचार पत्र होते हैं ना, इनको डाकघरों के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आरंभ कर दिया, और यहीं से इनको नुकसान होना आरंभ होता है। सबसे पहले तो ये लोग फायदा ही देखते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए 1 मील के लिए 1 आना टिकट रख दी कि 1 मील का अगर कोई सामान जाना है 1 मील तक तो 1 आना टिकट लगेगी। डाक का जो वितरण होता था ना, इसमें क्या किया जाता था, अंग्रेजों का कुछ खास ध्यान रखा जाता था। पहले जो डाक व्यवस्था थी उसका कौन कौन यूज करते थे, उच्च अधिकारी, व्यापारी, प्रवासी जो होते हैं इनके, और या फिर कहें कि सैनिक वर्ग जो होता था, मतलब अंग्रेजों से संबंधित, तो ये लोग यूज करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पर जमींदार और नवाब भी इसका यूज करने लग पड़े। आम जनता इस व्यवस्था का जो इस्तेमाल है वो कमी करती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। भारत में जब लॉर्ड डलहौजी आए तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, डाक और ये जो तार व्यवस्था है इसमें कुछ सुधार किए। सबसे पहला सुधार इन्होंने किया था, ठीक है, 1854 में इन्होंने सुधार किए, जैसे कि पोस्ट ऑफिस अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, तो देखिए, भारत की जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो बंगाल, मद्रास और बम्बई में स्थित जितने भी डाकघर थे उन सब की देखरेख के लिए इन्होंने क्या किया, डाक महानिदेशक की नियुक्ति कर दी कि भैया उसके अंदर ये सारे आएंगे। इसके अलावा पूरे देश में जितने भी डाकघर हैं इन सभी जगहों पर एक जैसी टिकट चलेगी, तो एक जैसी टिकट का प्रचलन भी आरंभ कर दिया गया। और प्रत्येक पत्र पर टिकट लगाना आवश्यक है। एक टिकट तो होनी ही चाहिए भैया, कि भले ही आप देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अपना जो पार्सल है या फिर अपनी जो चिट्ठी है वो पहुंचा रहे हो। और इसका मूल्य रख दिया 2 पैसे, 2 पैसे की एक टिकट होती थी। इसके अलावा जो चिट्ठी भेज रहा है ना उस व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे। पहले हमने क्या देखा मुगलों के टाइम में, कि जो प्राप्त कर रहा है वो पैसे देता था, लेकिन अब क्या है कि जो भेज रहा है वो पैसे देगा। डाकघर सरकारी होते थे और हर स्टेट का अपना एक पोस्ट मास्टर जनरल होता था, मतलब पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की जाती थी। हर जगह पर लेटर बॉक्स लगाना आरंभ कर दिया था। खासकर जितने भी शहर होते थे ना वहां पर तो डाकघर भी स्थापित कर दिए थे।
इसी के साथ डाक व्यवस्था को सरकारी नियंत्रण के अधीन कर दिया गया था पूरी तरह से। विदेशी पत्र जो होते थे ना, उनके आदान प्रदान के लिए पैसे काफ़ी कम रखे जाते थे, लेकिन वही दूसरी तरफ देश के अंदर जो व्यवस्था, जो डाक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया था। क्यों? विदेशों में सस्ता क्यों? क्योंकि अंग्रेजी अधिकारी जो हैं वो विदेशी तो थे सारे के सारे, वो अपनी फैमिली को चिट्ठियां भेजना चाहते हैं, चाहे फिर वो सैनिक हो या फिर कोई भी अधिकारी बनकर आया हो यहाँ पर, तो इसलिए उसको कम पैसे देने पड़े। उसके प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति इन्होंने काफ़ी नरम स्वभाव रखा, उनसे कम पैसे वसूलते थे। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर जो चिट्ठियां भेज रहे हैं, कौन? भारतीय लोग। तो भारतीय लोगों का तो विदेशों के साथ कोई काम है ही नहीं है, तो वो तो देश के अंदर ही भेजेंगे, तो उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा शुल्क लगाया, दुगना शुल्क लगाया। इसी के साथ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पार्सल सेवा जो होती है, इंटरनेशनल पार्सल सर्विस, तो इसको भी इन्होंने शुरू कर दिया। इसी के साथ प्रत्येक डाकघर में एक सरकारी कर्मचारी तो होता ही था, और उसी के साथ अन्य जो लोग हैं ना, उन्हें भी इन्होंने सरकारी कर दिया, मतलब सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना आरंभ कर दिया। और संपूर्ण डाक व्यवस्था जो है, ये सारी की सारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस के अधीन कर दी। यानी कि सबसे ऊपर सरकार है, सरकार के नीचे डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस है, उसके नीचे कौन है? डाक का जो महानिदेशक नियुक्त किया, जिसके अधीन बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों प्रेसिडेंसी आती है। बाद में इन तीनों प्रेसिडेंसीज को अलग कर दिया, बंगाल वाले का, मद्रास वाले का और बंबई वाले का अलग अलग से स्टेट बना दिए इनको, और इन स्टेट्स का पोस्ट मास्टर जनरल होता था। बाद में इसके अधीन भी और आगे हिस्सों में बांट दिया। तो इस तरह से इन्होंने पूरी व्यवस्था को विभाजित करके रखा हुआ था। तो ये कुछ विशेषताएं थी इस अधिनियम की, जिसका लाभ अंग्रेजों को बहुत ज्यादा हुआ। मैंने जिस नुकसान की बात की थी, वो नुकसान ये हुआ कि भारतीयों में जन चेतना जाग गई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। हालांकि भारतीयों के लिए तो ये लाभदायक था, लेकिन अंग्रेजों के लिए नुकसानदायक। तो इससे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी निजी डाक व्यवस्थाएं थी, एजेंसियां थी, वो सारी की सारी उनके पास जो लाइसेंस थे वो रद्द कर दिए, बंद कर दी। और पोस्टमैन जो हैं उसके लिए एक व्यवस्था लागू कर दी कि आपने सारे लिखित रिकॉर्ड रखने कि किस व्यक्ति ने किसको लेटर भेजे हैं। तो ये सारे जो गोपनीयता होती है वो सारी खत्म होने लग पड़ी अब। तो लोग निराश हो गए और लोगों ने सवाल उठाना आरंभ कर दिया कि इससे हमारी गोपनीयता नष्ट हो जाएगी, और क्या गारंटी है कि आपका जो अधिकारी है वो निष्पक्ष रहेगा और हमारी जानकारी किसी और को नहीं देगा। इस व्यवस्था का अंग्रेजों ने भी विरोध किया। अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों ने, उन्होंने बोला कि भैया ये तो फिजूल खर्ची है, क्योंकि अगली गली में जाने वाला पत्र हो या फिर विदेश में जाने वाला पत्र हो, क्या मतलब कि आप दोनों का लेखा जोखा रखोगे? तो इससे क्या होगा कि दोनों के खर्चे बराबर हो जाएंगे। विदेश में जाने वाले की अगर 100 रुपये टिकट है, तो यहाँ पे अगली गली में जाने वाली की भी 100 रुपये हो जाएगी, हालांकि उसकी 1 या 2 रुपये होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फिजूल खर्ची है ये। तो इससे निराश होकर क्या किया, सूरत के लगभग 1000 से अधिक किसानों ने लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने इस अपना विरोध प्रकट किया। तो इसके बाद क्या हुआ कि भारतीयों में जो जन चेतना जागी थी ना, अब यहाँ पर जन विद्रोह हो जाता है। कौन सा? 1857 का। तो 1857 का विद्रोह होता है, और ये जो ब्रिटिश शासनकाल, जो ये जो कंपनी का चल रहा था, ये वाला समाप्त हो जाता है, और ब्रिटिश ताज जो है वो अब अस्तित्व में आ जाता है। 1858 में महारानी की घोषणा के साथ ही भारत से कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है, और ब्रिटिश संसद यानी कि ताज, जो ब्रिटिश सम्राट का है, उसका हम पर शासन आरंभ हो जाता है। अब क्या है कि पहले तो कंपनी यहाँ पे शासन चलाती थी, वहाँ पे जाके संसद में या फिर कहीं पे इंग्लैंड में उनको जवाबदेही नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर संसद का रूल आ गया, यानी कि एक्चुअल में सरकार चल आ गई इंडिया में। तो अब उसको जवाबदेही बनना पड़ेगा। तो अब सरकार की जो जवाबदेही है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो 19वीं सदी के अंत तक क्या हुआ कि 80,000 से भी ज़्यादा मील का जो एरिया था ना, वो पोस्ट सेवा के अंदर आ चुका था। हर साल 23,000 डाकघरों से 36 करोड़ पत्र बांटे जा रहे थे। इसके बाद सरकार ने 1866 में एक और डाकघर अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, विदेशों में जाने वाली डाक जो थी वो सस्ती रखी थी, भारत के अंदर जो घूमती थी डाक उसको महंगा कर दिया था। लेकिन इसमें ये जो 1866 में जो नया डाक अधिनियम आया, इसमें क्या किया कि विदेशी हो चाहे देशी हो, दोनों डाक व्यवस्थाओं का जो शुल्क है, इसमें बिल्कुल जो मतभेद है उसको समाप्त कर दिया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो डाक जाती थी उस पर प्रतिबंध लगाना आरंभ कर दिया। इसी के साथ जो अगर कोई व्यक्ति अश्लील सूचना भेज रहा है तो उसको दंड का प्रावधान कर दिया। इसके बाद कोई भी न्यूज़ है उसका कोई सोर्स तो होता ही है, तो उसको अवेलेबल करवाने वाले को रजिस्टर करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तो रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने शुरू कर दिया। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर ये शुरू हुई, जो आज भी करोड़पति जो है भारत के, वो लोग इसका यूज़ करते हैं। डाकघरों में डाक खाते खोलने आरंभ कर दिए, डाक का जो बीमा होता है वो करना आरंभ कर दिया।
मनी ऑर्डर जो होते हैं, इनसे संबंधित जो जो सुविधाएं हैं ये देना इन्होंने आरंभ कर दिया। इसी के साथ 1873 में फर्स्ट टाइम इंडिया में जो डाकघर है वहां पर सेविंग अकाउंट्स खुलना आरंभ हो गए, जिस पर आज भी हमें लगभग 7 से 9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। और इसके बाद 1884 में जो डाकघरों में तार व्यवस्था थी, यानी कि टेलीग्राफ, तो टेलीग्राफ को भी आरंभ कर दिया। धीरे धीरे आगे चलकर ये जो न्यूज़ है या फिर चिट्ठियां जो होती हैं, जो टेलीग्राफ होते हैं, ये जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें, तो बैलगाड़ियों तक तो हम पहुंच ही चुके थे। तो बैलगाड़ियों के बाद इन्होंने क्या किया, मोटर गाड़ियों का भी इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। 1912 और 1913 में मोटर गाड़ियों का भी प्रयोग किया जाना आरंभ हो गया। बंबई से कराची तक जो हवाई अड्डे थे 1920 में उनको भी आरंभ कर दिया, खोल दिया। किस लिए? डाक सेवा के लिए। तो इतनी सारी सेवाएं आ चुकी थी। तो लगभग 1947 में जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, बस होने ही वाले थे, तो उस समय शहरों में, भारत के शहरों में केवल तो 4670 के लगभग डाकघर खुल चुके थे। और गांव की तो पूछो ही मत, 24,000 से भी ज्यादा डाकघर गांव में खुल चुके थे। लेकिन फिर भी इसका जो लाभ है ना, वो देश की जनता को इतना प्राप्त नहीं होता था जितना कि ये जो विदेशी ताकतें हैं इनको प्राप्त होता था। तो ये थी डाक व्यवस्था। अब बात कर लेते हैं तार व्यवस्था के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखिए, तार होता क्या, डाक और तार में फर्क क्या है? डाक होता है जो भौतिक रूप से हम एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाली जो चिट्ठियां होती है, पार्सल होते हैं, वो डाक होती है। ये आराम से ही पहुंचती है एक जगह से दूसरी जगह तक। इमरजेंसी में हमें कुछ पहुंचाना है, कोई आर्मी से रिलेटेड है, कोई प्रशासनिक रूप से रिलेटेड है ना, हो सकता है, तो वो तार के द्वारा भेजी जाती है। तार क्या होती है? तार खुद में ही एक, ऐसे समझे कि एक तार बिछाई हुई है, इस तरफ से मैं सिग्नल भेजूंगा और दूसरी तरफ उन्हें पता चल जाएगा कि इमरजेंसी है, कुछ ऐसा है वैसा है, तो उन्हें सिग्नल मिल जाता है, उन्हें मैसेज पता चल जाता है क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन्स होते हैं आज के समय में, तो उस समय में भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना पहुंचाने के लिए तार व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता था। अब अगर आप कोई हाई प्रोफाइल स्कूल से अगर कोई गया भी होगा 1 साल के लिए भी, तो उसे पता होगा कि किस प्रकार से हमें बताया जाता है कि आप किसी वीरान जगह पर भी हो तो वहां पर बस एक कबाड़ में से बैटरी ढूंढ लो। बैटरी में थोड़ी बहुत भी जान होगी, तो वहां से जब आप बैटरी पे मेटल लगा के सिग्नल भेजने की कोशिश करोगे ना, तो आसपास से कोई भी हेलीकॉप्टर गुजरेगा या फिर कोई भी डाउन एरिया में, बिल्कुल छोटे एरिया पर अगर कोई फ्लाइट गुजर रही होगी, तो उन्हें वो सिग्नल सायरन होता हुआ उनकी स्क्रीन पर दिख जाएगा या फिर उनके हेडफोन में वो सुनाई देने लग जाएगा। तो वो क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन का भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो वही तार व्यवस्था थी उस समय की। अब भारत में अंग्रेज आ चुके थे, तो अंग्रेजों के जो सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, 3 ही तो स्तंभ हैं उनकी सुरक्षा के। एक उनकी सेना है, पुलिस है, और उनके जो सिविल सर्वेंट्स है, क्या बोलते हैं, नागरिक सेवा। तो ये जो 3 थे, इनके आधार पर ही इनका सारा शासन प्रबंध चल रहा था। तो इसको समय समय पर सूचना मिलती रहे, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, तार व्यवस्था को विकसित किया। बेसिकली भारत में अपने हितों की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक सरकार ने तार व्यवस्था के विकास पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। और सबसे पहले तार व्यवस्था की जो शुरुआत है ये 1839 ईस्वी पूर्व में सर विलियम ओ शागुनेशी द्वारा की गई थी। एक तो नाम बड़ा मुश्किल है ये, विलियम ओ शागुनेशी। तो इनके द्वारा निजी स्तर पर इसकी शुरुआत की गई थी, कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में की गई थी। 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में एक तार लाइन का निर्माण किया गया, और इसके बाद ही कलकत्ता, मद्रास, आगरा, पेशावर, बम्बई जैसे अनेक स्थानों पर व्यापारिक नगर जो थे, यहाँ पर तार व्यवस्था को स्थापित कर दिया। लगभग 1855 के आते आते ये सभी शहर आपस में जुड़ चुके थे। डलहौजी को इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है, काफ़ी ज़्यादा श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उनके टाइम पीरियड में 400 मील लंबी क्षेत्र तक यहाँ इनकी लाइन जो है ये बिछ चुकी थी। और 1855 में ही इन्होंने तार व्यवस्था को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने के लिए खोल दिया था। तार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसके संचालन के लिए इन्होंने 1857 में टेलीग्राफ डायरेक्टर जनरल का भी स्थापना कर दी थी, उसकी नियुक्ति कर दी थी सबसे पहले की। अगर आप अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हो, तो इन्होंने बोला कि 16 वर्ड्स के अंदर अंदर पहुंचाओ, और लगभग 40 मील तक अगर आपने भेजना है ना, तो इसका शुल्क लगेगा 1 रुपया। सॉरी, 40 नहीं, 400 मील तक। 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उससे प्रेरणा लेकर अंग्रेजों ने क्या किया, तार व्यवस्था को अच्छी तरह से विकसित करने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। क्योंकि भैया इन्फॉर्मेशन अगर जल्दी ट्रांसफर होगी, इट मीन्स अगर कोई अननोन सिचुएशन है तो उसको भी अच्छी तरह से समझा जाएगा और उस पर काबू पाया जाएगा। तो उन्होंने तार व्यवस्था को और ज़्यादा विकसित करने का प्रयास किया, और 1860 में तार व्यवस्था के विकास में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली। हुआ क्या कि 1866 तक आते आते सरकार द्वारा
तार टिकटों का प्रयोग जो था ये प्रारंभ करना आरंभ कर दिया था। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध तक भारत में टेलीग्राफ का जो यूज़ था वो इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तब तक कोई विद्रोह हुए नहीं कोई बड़े लेवल पर, जैसे कि 1857 का हुआ था, तो इतना ज़्यादा उसका यूज़ भी इंपॉर्टेंस नहीं दिखती हमें। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ 45 के बाद, 2 साल तो बचे थे भारत की आज़ादी के लिए, और उस समय कितने दंगे चल रहे थे, कितने प्रकार के आंदोलन चल रहे थे भारत में, तो उन सब की वजह से जगह जगह पर अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए या फिर उसकी जानकारी लेने के लिए अलग अलग दफ्तरों में सरकारी रूप से पहुंचाने के लिए जानकारी, टेलीग्राफ का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हुआ। अच्छा, एक बच्चा लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा था कि टेलीग्राफ क्या है। भैया टेलीफोन ही टेलीग्राफ है, ठीक है। तो ये था भारत में डाक और तार व्यवस्था का इतिहास। अब हम जान लेते हैं औपनिवेशिक भारत में रेलवे की शुरुआत कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इसके क्या प्रभाव पड़े भारत पर, और इसकी आलोचनात्मक मतलब लाभ और हानियों को देखेंगे हम। भारत में रेलवे की शुरुआत के इतिहास को ना आप कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले कि इसके बारे में सोचा किसने, है ना, या फिर ये सबसे पहले कब चलनी शुरू हुई, या फिर सबसे पहले यहाँ पर कब सार्वजनिक रूप से भारतीयों ने इसमें सफर करना आरंभ किया। तो कई प्रकार से आप इसका इतिहास विभाजित कर सकते हो। और आगे भी इसका विकास कैसे हुआ कि स्लीपर जो पहले लकड़ियों की होती थी, यानी कि नीचे ट्रैक के नीचे पट्टियां बिछी होती है ना, वो लकड़ी की होती थी, आगे सीमेंट की आ गई। तो किस प्रकार से सारा इतिहास है, तो आप इसको अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। लेकिन हम एक कॉमन फैक्टर को लेकर चलेंगे। अच्छा, ऊपर हेडिंग में प्राचीन भारत लिख दिया गया, वहां पे औपनिवेशिक भारत आया। तो भारत में रेल निर्माण के विचार की बात की जाए तो 1841 में सर मैकडॉनल्ड स्टीफंस के माइंड में ये बात आई कि कलकत्ता से उत्तर पश्चिम की तरफ हमें एक रेल का निर्माण करना चाहिए। और अगले ही 3 वर्षों में 1944 में बंगाल सरकार के सामने ये प्रस्ताव भी रखा गया, और सरकार ने भी अगले ही साल 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालक हैं, उनके जो हेड थे, उन लोगों को ये अधिकार दे दिया कि आप भारत में रेल चला सकते हो, यानी कि उन्हें स्वीकृति मिल गई। इंग्लैंड में जब रेलवे का आरंभ हुआ था तो उस समय वहां पर औद्योगिक रूप से काफी ज्यादा उन्नति देखने को मिली, पूंजीपतियों को काफी ज्यादा लाभ हुआ। तो वही सब चीजों से प्रभावित होकर भारत में भी इन्होंने रेल निर्माण को स्वीकृति दे दी। भारत में रेलवे का विकास राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से किया गया था, लेकिन ये जो राजनीतिक और आर्थिक लाभ था ये भारत को ना होकर इंग्लैंड को होने वाला था। ब्रिटेन अपने कारखानों से उत्पन्न की गई वस्तुओं को भारत में लाता था, भारत के बाजारों में बेचता था, और उसके बदले में भारत के कारखाने जो होते थे यहाँ से कच्चा माल ले जाता था सस्ते दामों पर। और इससे क्या हुआ, देश में रेल निर्माण का ये जो प्रथम विदेशी स्वार्थ है ना, ये यहीं से हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1931 में ये जो मद्रास स्टेट था ना, वहां पर सोचा कि 150 मील लंबी रेल का निर्माण करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर उसके अगले ही साल 1932 में इन्होंने सोचा कि मद्रास से बेंगलोर के बीच में रेल का निर्माण करते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। अब इस चीज से निराश होकर अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो रेल का निर्माण था ना, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इन्होंने प्राचीन गारंटी पद्धति काल को बनाए रखा, मतलब 1844 से 1869 तक का टाइम पीरियड, और इसके अलावा एक नवीन गारंटी पद्धति काल यानी कि 1881 से लेकर 1902 तक का टाइम पीरियड। इन दोनों टाइम पीरियड्स में रेलवे को अलग अलग तरह से इन्होंने विकसित किया। ये जो प्राचीन गारंटी पद्धति टाइम पीरियड था ना, 1844 से 1869 तक के जो 25 साल थे, इसमें क्या हुआ कि 2 कंपनियां सामने आई। 1845 में 2 प्राइवेट कंपनियां आई सामने, एक तो ईस्ट इंडिया रेलवे नाम की और दूसरी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। इन दोनों को ठेके दिए गए बिना किसी गारंटी के कि आप रेलवे बनाओ और उसका जो लाभ होगा फिर उसका हम लोग देख लेंगे। तो बिना गारंटी के इनके पास कोई धन ही नहीं आया, किसी भी पूंजीपति ने इसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो काम था ये स्थगित हो गया। लेकिन फिर भी रेलवे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सरकार चाहती थी कि रेलवे बनाई जाए। क्यों? क्योंकि सैनिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वो जानते थे इंग्लैंड में कैसा उन्होंने प्रगति की है, राजनीतिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट था, और व्यापारिक क्षेत्र जो भारत में व्यापार पर अगर कब्जा जमाना है ना, तो रेलवे का होना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो इस बीच भारत में ऊंचे पैमाने पर रेलवे का काम कब शुरू हुआ, यह हुआ 1853 में लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में। इन्होंने अंग्रेजी सरकार से स्वीकृति प्राप्त की और प्राइवेट कंपनियों को कुछ लिखित रूप से ठेके देने आरंभ कर दिए। इसमें क्या था कि रेलवे और उससे संबंधित काम जो है ना, वो सारे के सारे सरकार करवाएगी, मतलब मुफ्त में जमीनें देगी, मुफ्त में। इस बात की गारंटी दी गई कि जिस दिन से आपने किसी से लोन लिया है ना, उसी दिन से, सिर्फ उससे पहले नहीं बल्कि उसी दिन से 4.5 या फिर 5% जो ब्याज है उस पर इंटरेस्ट है वो लगाया जाए। और जरूरी नहीं कि लोन ही हो, रेलवे बनाने का काम हो या फिर रेलवे से आप जो कमा रहे हो उस पर भी। लगभग अगले 25 सालों तक ये जो कंपनियां जो है, ये दोनों कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, ये रेलवे का निर्माण करेंगी। और इस रेलवे पर
जितना भी इन्होंने निर्माण किया 25 साल तक इन्हीं का अधिकार रहेगा, और 25 साल के बाद जो सरकार है, ब्रिटिश इंडिया की जो सरकार है, वो इस पर क्लेम कर सकती है कि अब ये हमारी है, हम खरीद रहे हैं। इस गारंटी में कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी जोड़ी गई, जैसे कि डाक हो गया, या फिर कंपनी के जो अधिकारी हैं, है ना, सरकारी अधिकारी, फौजी हो गए, तो इन लोगों से कम किराया लिया जाएगा, मतलब जब ये लोग ट्रेन में ट्रेवल करेंगे। रेल कंपनियों के अधिकारियों पर सरकार की नजर होगी, और इससे ये लोग जो लाभ कमाएंगे रेलवे से, जितना प्रॉफिट कमाया जाएगा, जब उसमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा ना इनके पास, तो वो 50-50 आपस में बांट लेंगे। कौन कौन? सरकार और ये प्राइवेट कंपनियां। इसी के साथ कंपनियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया कि जब आप रेलवे लाइन पूरी कर लोगे तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप नोटिस जारी कर दो सरकार को कि भैया खरीदो हमसे लाइन, और सरकार को वो खरीदनी पड़ेगी। अगर सरकार नहीं खरीदती है तो भैया ये तो पहली बात तो खरीदनी पड़ेगी, और सरकार खरीदेगी, और आपने जितना भी पैसा उस पर लगाया है ना, वो सारा का सारा सरकार को आपको चुकाना पड़ेगा, सरकार उसके लिए बाध्य होगी। और इस सब के बीच ये जो ट्रेन का किराया होगा ना, ये सरकार तय करेगी। अच्छा, ये जो रेलवे चली, इसका अंग्रेजों को नुकसान तो हुआ ही हुआ, भारत को इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि भारत के तो वैसे भी ये हितकारी तो था ही नहीं, हमारे लिए तो अहितकारी ही था ये हमेशा से। तो हुआ क्या कि 1869 तक आते आते लगभग 4255 मील रेल मार्ग बिछ चुकी थी, जिसमें 89 करोड़ रुपए लगे। लेकिन इनको प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 2,71,36,000। मतलब कहाँ पे आपने 89 करोड़ लगाए, कहाँ पे आपको लगभग 3 करोड़ भी पूरे नहीं हो पाए आपके। इतना बड़ा नुकसान ना तो भारत की अर्थव्यवस्था झेल सकती थी, और ना ही इंग्लैंड की, यानी कि ब्रिटेन जो हम पर शासन कर रहे हैं। तो लॉर्ड सेल्सबेरी ने 1874 में एक चयन कमेटी की सिफारिश पर 4 सिद्धांत पेश किए। वो क्या थे? इन्होंने बोला कि जो ट्रेन प्रॉफिट कमा के दे रही है ना हमें, जो रूट जो है ट्रेन का, हम वहीं पे ट्रेन चलाएंगे और वही आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ दूसरा सिद्धांत ये था कि कभी कोई अकाल पड़ जाता है तो हम रेल से जो उत्पन्न पैसा है, वित्त आय जो है इनकी, इसी में से हम पैसा निकाल के आगे लगाएंगे पूंजी में। और तीसरा सिद्धांत ये था कि सार्वजनिक कार्यों के लिए ऋण भारत में ही लिया जाएगा। और चौथा सिद्धांत इनका ये था कि रेलों पर प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन पाउंड से ज्यादा का खर्च नहीं किया जाएगा। तो ये था प्राचीन गारंटी पद्धति। इसके बाद ना नवीन गारंटी पद्धति आई, यानी कि 1881 से 1909 तक की। इसमें क्या था? अब सरकार के पास रेलवे आ चुके हैं, यानी कि जो 25 साल का टाइम पीरियड था जिसमें कि निजी कंपनियों ने रेलवे का विकास किया, निर्माण किया, और उसके बाद उस पर लाभ कमाया, और जिसमें कि सरकार की भी हिस्सेदारी थी। लेकिन अब क्या हुआ? निजी कंपनियों को यहां से हटाया जा रहा है और सीधा सीधा सरकार के अधीन किया जा रहा है रेलवे को। इस समय इन्होंने फोकस किया कि रेलवे का विकास जो है, मतलब रेल यातायात जो है, ये ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, रेलवे का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। इसी के साथ रेल में लगने वाली जो पूंजी है वो सरकारी होने के साथ साथ प्राइवेट भी हो, यानी कि हमने देखा ना पहले प्राइवेट ही थी, बीच में सरकार ने थोड़ी सी हेल्प की, लेकिन अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि अभी भी प्राइवेट की जरूरत है, और इसके विकास के लिए भारत सरकार और भी ज्यादा अधिक धन उधार ले। इसी के साथ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर धन जो है वो भारत में ही उधार लिया जाए। विशेष परिस्थितियां कैसे? जैसे कि भैया देश के अंदर की जो रेलवे है वो तो बनती रहेगी, लेकिन जैसे कि बॉर्डर एरिया की जो रेलवे है ना, उसका बनना काफी ज्यादा जरूरी है। देख लो, अंग्रेज उस समय जानते थे कि बॉर्डर एरिया की रेलवे जो है उसका बनना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से रूस का आक्रमण हो सकता था, उसका भय था काफी ज्यादा। तो वो कहीं आक्रमण कर दे और हमारी सेना उनको रोक ही ना पाए, तो इस भय के कारण उन्होंने क्या किया, सीमांती क्षेत्रों में आने वाली जितने भी रेल थी ना, उसके निर्माण के लिए उन्होंने विदेशी कर्जा लेना आरंभ किया। बंगाल, नागपुर, रुहेलखंड, कुमायूं, दक्षिणी मराठा, बंगाल, और इसी के साथ जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे थी, यानी कि पंजाब वाली, तो इस जगह पे रेलवे जो कंपनी थी, इन्होंने कई समझौते किए। और ये जो समझौते हैं ना, सारे के सारे नवीन गारंटी जो है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं, इसी के अधीन आते हैं। क्या थे ये समझौते? संपूर्ण पूंजी पर ये जो ब्याज दर है ना, अब 3 से 3.5% लगेगी। इसी के साथ सरकार को ये अधिकार होगा कि ये जो ट्रेनें जो प्राइवेट क्षेत्रों में चली गई है ना, उसको अगले 25 या फिर 35 वर्षों के अंदर अंदर सरकार पैसे देकर वापस सरकारी बना सकती है उन ट्रेन्स को। और इसी के साथ सरकार को यह भी अधिकार है कि अधिक लाभ अगर हो रहा है रेलवे को, तो उसमें से ज्यादा हिस्सा ले सके। इसका फायदा ये हुआ कि देखिए, पुरानी गारंटी पद्धति जो थी ना, उस समय सरकार ने 5,000 से 5,500 मील तक की रेल लाइन बिछाई, लेकिन इस वाली पद्धति के अनुसार ये 5,000 से 15,500 तक पहुंच गई। इसके बाद ना रेलवे की हिस्ट्री अगर आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा डीप डाउन होती जाती है, खत्म होने का नाम नहीं लेती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कैसी थी इंडियन रेलवे हिस्ट्री,
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कैसी रही इसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना वो ये है कि भारत विभाजन के समय भारतीय रेल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आप देख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान को कौन कौन सी रेलवे मिली, यानी कि रेलवे भी कई हिस्सों में डिवाइडेड थी, बम्बई वाली थी, बंगाल, मद्रास, अवध, दिल्ली, दक्षिण वाली भी थी इवन। तो ये सारी की सारी जो थी वो इंडिया को मिली। ईस्ट इंडिया की जो अपनी खुद की रेलवे थी वो भी इंडिया को ही मिली। और ग्रेटर इंडियन पेनिनसुला, जो मैंने बताया आपको, दो प्राइवेट कंपनियां थी स्टार्टिंग में, सबसे पहले है ना, ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, तो वो रेलवे की इंडिया को ही मिली थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल रेलवे मिली क्योंकि वहीं पे चलती थी। इसके अलावा जोधपुर और हैदराबाद वाली भी इन्हीं को मिली थी। ये कौन से हैदराबाद की बात हो रही है? तो ये दक्षिण भारत में जो हैदराबाद है ना, निजाम वाली, उसकी बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है, निजाम बोला मैंने, नवाब, तो ये नवाब वाली नहीं है। ये बात हो रही है पाकिस्तान में जो एक हैदराबाद है उसकी। आज भी पाकिस्तान में आप सर्च करोगे तो वहाँ पे एक हैदराबाद नाम की जगह है, तो उस वाले की बात हो रही है ये। जैसे ही आप राजस्थान क्रॉस करते हो ना बॉर्डर पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ पे मीरपुर आता है, मीरपुर, बस नेक्स्ट टू मीरपुर हैदराबाद आ जाता है, तो वही वाले हैदराबाद की बात हो रही है। तो इस रेलवे के बंटवारे में भारत को 650 करोड़ से ज़्यादा का पैसा मिला और पाकिस्तान को 136 करोड़ का। रेलवे मार्गों की बात कर ली जाए तो 83% रेलवे जो थी वो इंडिया को ही प्राप्त हुई और दूसरी तरफ 17% पाकिस्तान को प्राप्त हुई। इसके साथ जो भारत को इंजन प्राप्त हुए ना वो 7,000 से ज़्यादा थे और पाकिस्तान को लगभग 1350 के आसपास थे। रेलवे कोचेस भी ज़्यादातर इंडिया को मिले थे, 20,000, दूसरी तरफ पाकिस्तान को 4,000। और इसी के साथ जो मालगाड़ियाँ होती, मालगाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया को प्राप्त हुई थी, 2,10,099 मिली थी और पाकिस्तान को 40,221। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है रेलिंग स्टॉक, तो रेलिंग स्टॉक इंडिया को मिला था 34,000 मील और दूसरी तरफ पाकिस्तान को मिला था 6,957 मील। विभाजन के बाद भी हमारी जो इंडियन रेलवे है इसको 3.25 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो ये जो कर्मचारी थे, ये हिंदू कर्मचारी पाकिस्तान से इंडिया आ गए और इंडिया से मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान चले गए, तो कर्मचारियों की कमी, कोयले की कमी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसी के साथ देखा जाए तो मालगाड़ियाँ जो थी वो उसका आने जाने में अब जो प्रयोग था वो बहुत ही कम हो गया था। पाकिस्तान में अधिकांश कर्मचारी जो थे वो क्लर्क थे, तो अब वो क्लर्क क्या थे, वो इंडिया में आ गए थे, तो पाकिस्तान में तो कुछ बचा ही नहीं, पाकिस्तान बेकार हो गया। और कराची बंदरगाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था इंडिया के लिए, लेकिन अब वो पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से बम्बई टू दिल्ली वाला जो रेलवे ट्रैक है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया। हर 5 मिनट में ट्रेन चल रही है, बहुत ही बुरी तरह से वो भरी पड़ी। और ये ट्रेनें चल क्यों रही हैं? ये चल रही हैं शरणार्थियों को लेके। शरणार्थी जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको पुनर्वास के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है इनसे। तो रेलवे की आय जो है वो बिल्कुल कम हो गई, खर्चा जो है बढ़ गया, क्योंकि उसको बनाए रखना है रेलवे को, तेल का खर्चा लग रहा है, कोयले का खर्चा लग रहा है, बिजली वगैरह जो कुछ भी उस समय लगता था, ठीक है। उसके अलावा उस चीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए, तो विभाजन के बाद लगभग 3.25 करोड़ रुपए का खर्चा भारतीय रेलवे को उठाना पड़ा था। अब बात कर लेते हैं कि रेलवे के विस्तार से, ये जो व्यापारिक रूप से विस्तार हो रहा था इसका, इससे औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़े, क्या लाभ हुआ भारत को, क्या इसकी हानियां थी, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला लाभ इसका हुआ ग्रामीण आर्थिक जीवन में बदलाव। देखिए मैं 2 महीने बाद ये बुक पढ़ा रहा हूँ, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि हमने पढ़ा था कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप में ही बसी हुई थी, सब कुछ गाँव के अंदर ही मिल जाता था, गाँव की एक अपनी खुद की अर्थव्यवस्था होती थी, उसे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, रेलवे आ गई, रेलवे का आना जाना वहां से हो रहा है, आगमन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये आर्थिक जीवन है इसका केंद्र गांव भी बन गया। गांव यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो नगरों के संपर्क में आने लगे और इसी के कारण शहरों में और गांव में, इन दोनों की अर्थव्यवस्था जो है, इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर तो रहा नहीं, ये दोनों एक दूसरे के निकट आने लग पड़े, दोनों एक दूसरे से जुड़ने लग पड़े और गांव और शहर ये दोनों एक दूसरे को वस्तुओं का आदान प्रदान करने लग पड़े, इनका रहन सहन एक दूसरे में विलीन होने लग पड़ा। रेलवे का दूसरा लाभ ये था कि अकाल की भयानकता में कमी आना। पहले क्या हुआ कि देखो कहीं पे अकाल आता था तो उनकी सहायता के लिए कोई नहीं पहुंच पाता था, या फिर कोई राहत सामग्री भी होती थी तो वहां तक नहीं पहुंच पाती थी समय से। अब रेलवे द्वारा बहुत जल्दी पहुंचा दी जाती थी। अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारे अकाल पड़े लेकिन वो इतने ज्यादा भयानक नहीं हो पाए। तीसरा लाभ है रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी। अब सीधी सी बात है, रेलवे का विकास हो रहा है तो उसको बनाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता भी है, उसको चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता भी है, उसके स्टेशंस को संभालने के लिए लोगों की आवश्यकता है। और इसी के साथ कोई गांव से व्यक्ति शहर में जा रहा है, शहर में तो लोगों
लोगों की वैसे आवश्यकता होती है, तो वो वहाँ पे उनको रोजगार आसानी से मिल पाया। चौथा लाभ था कृषि के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहन। अब देखिए, रेलवे के आने से पहले कृषि जो होती थी ना, वो केवल जीवन निर्वाह के लिए होती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि व्यापार पहले नहीं होता था, भारत में होता था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कैसे किया जाएगा, सुविधा ही नहीं है उसको सामान को ले जाने के लिए। लेकिन रेलवे आ गई है तो जल्दी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी और हमें पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे किसकी आवश्यकता है, किसकी नहीं है। तो रेलवे के निर्माण से क्या हुआ कि कृषि का व्यवसायीकरण होना आरंभ हो गया, यानी कि व्यापारीकरण, व्यापार करने लग पड़े लोग कृषि की चीज़ों के साथ। जैसे कि हमारे बंगाल में जूट बहुत होता है, बम्बई में कपास बहुत होता है, पंजाब में गेहूं बहुत होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा रूप में उगाई गई वो दूसरे इलाकों में पहुंचा दी गई। जैसे कि राजस्थान में चावल नहीं मिल पा रहा था, अब वहाँ पे चावल आसानी से खा पा रहे हैं लोग। तो रेलवे से कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। कृषि में जो हम फसलें उगा रहे हैं, अब उसे खाने के अपने निजी उपयोग के साथ साथ बेचना भी आरंभ कर दिया हमने, उससे व्यापार करना आरंभ कर दिया। पांचवा लाभ था शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह विस्तार हो रहा था। कैसे? जैसे कि हम देखते हैं कि भैया फल होते हैं, दूध होते हैं, सब्जियां होती हैं। अब कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति सेब का आनंद कैसे ले सकता था, वहाँ तो सेब होते नहीं थे। लेकिन जब ट्रेन आई तो ट्रेन की वजह से क्या हुआ, अब जम्मू से फल आ रहा है, सेब आ रहा है और वो दक्षिण भारत तक पहुंच जा रहा है लगभग 12 से 20 दिन के अंदर अंदर, जो कि अगर कच्चा लेके गए होंगे तो सड़ेगा तो नहीं कम से कम। तो उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होने लग पड़ी। तो इससे क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो खराब हो जाती हैं उन्हें जल्दी से जल्दी दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सका। अदरवाइज आप देखो कि जम्मू से कर्नाटका तक अगर आप रेलगाड़ी को छोड़ के किसी और साधन से आओ, उस समय तो रेलगाड़ी ही सबसे फास्ट थी उस समय। तो रेलगाड़ी के अलावा आप बोलो कि बैलगाड़ी, तो वो तो पंजाब आते आते खराब हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर ये जो बाजारीकरण की नीतियां थी ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट है डाक सेवा। तो डाक सेवा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भैया पहले देख लो हफ्ते लग जाते थे, एक एक दो दो दिन भी लग जाते थे। और अब क्या हो रहा है, रेलवे की वजह से कुछ ऐसे स्थान है जहां पर एक दिन में ही डाक पहुंच जा रही है, और कुछ ऐसे स्थान है जहां पर पहले हफ्ते लगते थे तो वहां पर एक दो दिन में ही डाक पहुंच जा रही है। नेक्स्ट है आंतरिक और विदेशी व्यापार को सहयोग। रेलवे के विकास के कारण देश के लोग एक जगह से दूसरी जगह तो आसानी से जा पा रहे थे, इसी के साथ विदेशी लोग भी भारत में आ पा रहे थे और भारत के साथ संपर्क स्थापित कर पा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि बंदरगाह स्थापित हुए, तो बंदरगाह से पहले तो उसके आसपास के एरिया तक ही व्यापारी आते थे विदेशी, लेकिन अब क्या है, रेलवे की वजह से वो मध्य भारत तक पहुंच जा रहे थे और भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी वो आसानी से जा पा रहे थे, जिसकी वजह से नई नई व्यापारिक मंडियों की स्थापना हुई, उनका विकास हुआ। और इसी प्रकार से कई प्रकार का सामान भारत के बंदरगाहों से, रेलवे प्लेटफॉर्म से और कई अलग अलग मंडियों से प्राप्त होने लग पड़ा, उन्हें वहां पे मिलने लग पड़ा जो पहले नहीं मिलता था। 8th पॉइंट है देश भर में कीमतों की समानता हो गई। पहले क्या होता था, रेलवे नहीं थी तो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान काफी मुश्किल से पहुंचाया जाता था, भले ही नजदीक में ही पहुंचाया गया है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास अच्छा सामान है और वो अच्छी क्वालिटी में भी अभी बचा हुआ है तो मैं आसानी से उसे सस्ते में बेच दूंगा। लेकिन आगे वो समाप्त हो रहा है, समाप्त भी हो रहा है या फिर बोलो कि खराब हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, और अगर उसके पास डिमांड भी आ रही है तो वो उस चीज़ को महंगे में बेचेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि थोड़ी सी दूरी पर ही वस्तुओं का जो कीमत है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है ना, कि कैसे हम चंबा जाते हैं तो वहाँ पे आम महंगे है वो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंबा से थोड़ा ऊना की तरफ आ जाओ, थोड़ा सा तो फर्क है, लेकिन यहाँ पर आम कितने सस्ते हैं। तो अब क्या हुआ, रेलवे आ गई, तो रेलवे की वजह से क्या हुआ कि कनेक्टिविटी ईजी हो गई, जिसकी वजह से सामान का जो मूल्य था वो भी कॉमन हो गया। जो यहाँ पर जितने भाव में मिल रहा है सेम उसी के आसपास ही कहीं दूर की जगह पर मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देश एक दूसरे में तो जुड़ने लगे और इस जुड़ाव की वजह से कीमतों का जो अंतर था वो कम हो गया। नेक्स्ट है श्रम की गतिशीलता में बढ़ोतरी। पहले क्या होता था कि रेलवे के विकास नहीं हुआ था ना, तो लोग एक ही जगह पर रहकर काम ढूंढते थे, भले तुम बहुत अच्छे कारीगर हो लेकिन तुम्हें कम पैसे ही मिलते थे तुम्हारी कला के। लेकिन अब क्या हो रहा है, रेलवे के विकास से श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हो गई। कृषि जो होते हैं या फिर हम कहें कि श्रमिक जो हैं, श्रमिक क्या करते थे, रेलवे के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में जाते थे रोजगार की तलाश में। इससे क्या हुआ कि जो परिश्रमिक था उसकी विषमता कम हो गई और साथ ही श्रम की जो कार्य दशा थी वो भी काफी ज्यादा प्रोत्साहन वाली हो गई। आसान भाषा में कहूँ तो कोई कारीगर है, वो किसी ऐसे इलाके में चला गया जहाँ पे उसके जैसे कोई कारीगर ही नहीं है, तो वहाँ पे पहुंच गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई और उस बंदे को भी प्रोत्साहन मिल गया अपना काम करने के लिए। नेक्स्ट है सरकारी पूंजी को बढ़ावा। अब देखिए क्या हुआ, जब रेलवे आई तो रेलवे बंदरगाहों से जुड़ गई जाके, तो बंदरगाहों में विदेशी लोग आते थे अपना सामान लेके और वो दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे समुद्र नहीं लगता है वहाँ पर जाके अपना सामान बेचने लग पड़े। और भी कोई सारी चीज़ें जैसे कि दिया सलाई हो गया, सीमेंट हो गया, कागज़ हो गया, कई तरह के विभिन्न उद्योग खोलने आरंभ हो गए।
गए। इसकी वजह से विदेशी पूंजी भारत में आई, और विदेशी पूंजी भारत में आई तो इससे आय किसकी बढ़ी? सरकार की। तो सरकार किसकी है? अंग्रेजों की सरकार। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा आय बढ़ी, जिससे कि आर्थिक विकास हुआ। रेलवे के आगमन का 11वां लाभ था आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा। कैसे? कि भैया जब रेलवे आई ना तो उस समय भारत के जो हमारे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे वो सारे तो समाप्त हो गए। अब कई सारा सूनापन पड़ गया। अंग्रेज़ों ने भी सोचा कि चलो, वो तो चाहते नहीं कि भारत को औद्योगिकरण किया जाए भारत का, लेकिन फिर भी बाद में जब औद्योगिकरण हुआ ना तो इस पैमाने पर हुआ कि जिससे कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो, लेकिन फिर भी चलो औद्योगिकरण हुआ तो सही। अब कैसे कैसे उद्योग खुले यहाँ पर, जैसे कि भारत में रेलवे के आने से चाय उद्योग खुला, चाय की बगानें खुली, इसका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। बम्बई में सूती वस्त्र मिलें खुली, बंगाल में भी जूट उद्योग खुले, वो भी आरंभ हो गए थे। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि कच्चा माल हो गया, कोयला हो गया, तेल आदि, ये सारी चीज़ें क्या थी? जो शक्ति ऊर्जा बनाती है ना, तो शक्ति उत्पन्न करने वाली चीज़ें भी, इनका भी उद्योग खोलना आरंभ हो गया, और औद्योगिक क्षेत्र में इनकी ज़रूरत भी थी। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि तैयार माल जो है उसको बेचने के लिए भी हमने रेलवे का प्रयोग किया, जिससे कि उद्योगों का और ज़्यादा विकास हुआ, बढ़ावा मिला उन्हें। रेल निर्माण में वन उद्योग, वन कोई उद्योग तो नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हम उसे उद्योग की तरह देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब रेल का निर्माण हो रहा है, कैसे? रेल किस पे चलती है? पटरी पे। तो पटरी के नीचे ना लंबी लंबी सी पट्टियाँ आजकल सीमेंट की लगी होती हैं, तो पहले लकड़ी की लगी होती थी, तो उसे क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं। तो स्लीपर्स बनाने के लिए, उसके अलावा रेल के डिब्बे पहले लकड़ी के होते थे। आज भी अगर आप देखोगे तो भाखड़ा नंगल की जो ट्रेन है, पहले यहाँ तलवाड़ा से होके हुए जाती थी, लेकिन अब तलवाड़ा तो बंद हो गया है, लेकिन कहाँ चलती है? भाखड़ा में तो आज भी चलती है, हिमाचल की। तो वहाँ पर ये चलती है ना ट्रेन, तो ये लकड़ी की है, लकड़ी की ट्रेन है, उसका इंजन भी और उसके डब्बे भी। तो लकड़ी के डब्बे बनाने के लिए भी वनों का प्रयोग किया जाता था। इसी के साथ लकड़ी का और भी कई हिस्सों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मालगाड़ी हो गई, और भी कई सारी वस्तुएं होगी, जिसके लिए ये जो आधुनिक उद्योगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला रेलवे की ही वजह से। लास्ट पॉइंट है सामाजिक प्रभाव। रेलवे के विकास के कारण समाज में कुछ सामाजिक परिवर्तन भी आए, कुछ राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिले। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो जैसे कि जाति प्रथा। जाति प्रथा के बंधन से भारत अब बहुत जल्दी छूटता गया। इसी के साथ छुआछूत, अब ट्रेन में बैठे हो, क्या पता कौन कौन सी जाति का है, कौन किसको छूना है किसको नहीं, इस तरह की जो मेंटेलिटी पहले पाली हुई थी इंडियंस ने, वो खत्म हो गई पूरी तरह से, है ना। और अनेक सामाजिक रूढ़िवादी जो परंपराएं थी उनका पतन हो गया। पिछड़ेपन की जो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी कमज़ोर पड़ गई और ख़त्म हो गई। इसी के साथ अनुसूचित जनजातियाँ जो होती है, जातियाँ जो होती हैं, इन सभी को रोजगार का अवसर मिला, इनका कल्याण हुआ। और सबसे ज़रूरी चीज़, भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में जब आप घूम रहे हो तो आपको क्या हो रहा है कि भारत के प्रति राष्ट्रीय चेतना जाग रही है। राष्ट्रीय चेतना जागी है तो इससे राजनीतिक चेतना भी जागी। तो ये सारी चीज़ें भी रेलवे की वजह से ही संभव हो पाई। तो ये थे रेलवे के लाभ। अब रेलवे की हानियों को समझ लेते हैं हम, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा इसका हानियों के रूप में। तो सबसे पहले है वनों का पतन हो गया। कैसे? अंग्रेजों ने कैसी नीतियां बनाई कि भैया पहली बात तो इनके पास कोई नीति नहीं थी। इन्होंने रेलवे का विस्तार करना था तो अंधाधुंध रूप से पेड़ काटने शुरू कर दिए। उनकी लकड़ी को स्लीपर बनाने के लिए और कोचेस बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने लग पड़ा। रेल मार्ग बनाने थे तो पूरी तरह से जंगल काट दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ? वनों का विनाश हो गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से कृषि पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी के साथ जंगलों को जो काट दिया गया बिना कुछ सोचे समझे, उसका फिर प्राकृतिक प्रकोप झेलना पड़ा लोगों को, जो लोग वहाँ पे रहते थे। इसी के साथ जलवायु में तो परिवर्तन आ ही रहा था और मृदा अपरदन भी होने लग पड़ा, सॉइल इरोजन कहते हैं जिसे, ठीक है। लैंडस्लाइडिंग्स भी होने लग गई कई जगह पर। तो इस सब चीज़ों को रोकने के लिए अब क्या किया गया कि स्वतंत्र भारत की जो सरकार थी ना, उन्होंने जाकर प्रयास किए और काफ़ी सारा धन इस पर व्यय किया ताकि ये जो समस्या उत्पन्न हो रखी है इसको रोका जा सके। अंग्रेजों ने इसके लिए कुछ नहीं किया, तो वनों का पतन हो गया रेलवे के कारण। सेकंड पॉइंट है कच्चे माल का निर्यात। अब ब्रिटिश सरकार की रेल नीति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि रेल कच्चे माल के निर्यात की प्रमुख साधन बन चुका था। रेलवे के द्वारा ही कच्चा माल भारत से बाहर की तरफ ले जाया जा रहा था। देश के अंदरूनी भागों से कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाया जाता था और फिर बंदरगाह से आगे इंग्लैंड और उनके जहाँ पे वो यूज़ होने, वहाँ पर उन्हें उपयोग किया जाता था। कच्चे माल के शोषण से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत के लोग कच्चा माल ऑब्वियसली चाहिए तो होता है, लेकिन एक सीमित अवस्था में ही उसको प्राप्त किया जाए तो ही अच्छा है। उस ज़्यादा निकाला जाता था धरती में से, या फिर ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, तो फिर आपको पता ही है जलवायु तो परिवर्तन जैसे हुई उसी प्रकार से कच्चा माल कोई भी हो तो ज़रूरत से ज़्यादा जब आप लेते हो ना तो वो नुकसानदायी होता है जहाँ से आप ले जा रहे हो। थर्ड पॉइंट है नगरों व गंदी बस्तियों का निर्माण। अब रेलवे के विकास के कारण नगरों का तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ, काफ़ी साफ सुथरे नगर बने, लेकिन उन उद्योगों में जो नगरों में बने हुए थे, उन उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर थे
वो गंदी बस्तियों में रहते थे और सरकार ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गंदी बस्तियों में रहते थे, ऊपर से इनके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, और इनको जो आर्थिक रूप से धन मिलता था अपनी मेहनत का, वो भी इतना कम था कि अपनी जो दूषित हालत है इसकी, वो सुधार नहीं पा रहे थे वे लोग अपनी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो श्रमिक वर्ग जो बिल्कुल ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, गंदी बस्तियों में रह रहा है, तो इसकी वजह से शहरों का वातावरण भी खराब होने लग पड़ा और आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने लग पड़ी। फोर्थ पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार। अंग्रेजी सरकार की नीतियां जो थी ना, रेल नीतियां, उन्होंने आर्थिक रूप से भारत को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, क्योंकि रेलवे पर ये इतना अंधाधुन पैसा खर्च कर रहे थे कि भैया देखा ना हमने पहले पीछे पड़ा कहाँ पर 80-83 लाख रुपए, सॉरी करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए, बदले में मिला कितना, सिर्फ 3 करोड़। तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। ये इसकी भरपाई किससे की गई, भारतीयों से। पुरानी और नई गारंटी पद्धतियां जो हमने पीछे पहले पढ़ी है ना, तो उसका भुगतान करने के लिए अब भारतीयों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कमज़ोर कर दी ताकि वो वाला भुगतान कर सके। और रेलवे के निर्माण से काफ़ी अपव्यय हुआ, फिजूल खर्ची हुई, और इसके निर्माण का जितना भी भार था ना, वो जितने भी टैक्स था कर के रूप में भारतीयों पर लाद दिया गया। फिफ्थ पॉइंट है किसानों के हितों की उपेक्षा की गई। उस समय भारत की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि भैया रेलवे नहीं, हमें कृषि की तरफ ध्यान देना चाहिए, कृषि को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, उसकी तरफ सुधार करने चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो सिंचाई व्यवस्था होती है जिससे कृषि आपकी अच्छी होगी, उस पर जितना ये खर्च करते थे ना थोड़ा सा, उससे 6 गुना ज़्यादा ये लोग रेल निर्माण के कार्यों में खर्च करते थे, जिसकी वजह से इनके जो मजदूर हैं, इनके जो सरकारी मजदूर हैं ना, और इनके जो व्यापारी हैं, सैनिक हैं, अंग्रेजी अधिकारी हैं, इन सभी को लाभ मिल सके सिर्फ इस उद्देश्य से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सिंचाई साधन जो थे ये इनकी अनदेखी की गई और भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है स्वदेशी उद्योगों का पतन। देखिए हम पहले तो पढ़ चुके हैं कि भारतीय उद्योगों का पतन जो है वो काफ़ी समय पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ उद्योगों ने स्वयं को बचा के रखा हुआ था, और वो जो बची कुची कसर थी ना भारतीय उद्योगों को नष्ट करने वाली, वो रेलवे ने पूरी कर दी। देश के उद्योगों का पतन रेलवे ने कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से किया। कैसे, रेलवे के माध्यम से इन्होंने मशीनें जो है ना भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लाके खड़ी कर दी, जिससे जो उद्योगों में काम आती हैं, और उसकी वजह से सस्ते उद्योग स्थापित हो गए, यानी कि सस्ती वस्तुएं बनती थी जहाँ पर, वो उद्योग स्थापित हो गए। अब जो लोग हाथों से बना रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं, वो तो ज़्यादा पैसे लेंगे, जो मशीन से बन के निकल रहा है वो तो सस्ता होगा। तो ऑब्वियसली अंग्रेज़ों ने सस्ती चीज़ें बनानी आरंभ कर दी, जिसकी वजह से जो बचे कुचे उद्योग थे वो भी बुरी तरह से नष्ट हो गए। मंडियों में अब ये जो सस्ते माल बिकने लग पड़े, हमारे भारतीय माल को कोई पूछ नहीं रहा। रेलवे की सहायता से ही भारत के अंदरूनी भागों में इन्होंने और ज़्यादा मंडियाँ स्थापित की, यानी कि एक तो समुद्री इलाकों के आसपास होती थी, जो समुद्री जहाज़ों के द्वारा लाया जाता सामान वहाँ पे बेचा जाता था, लेकिन अब क्या, रेलवे के द्वारा भारत के भीतरी भागों में जहाँ पर समुद्र नहीं है, कोई नदी वगैरह नहीं पहुँचती है, वहाँ तक रेलवे पहुँच गई और उन्होंने वहाँ पर भी मंडियाँ स्थापित कर दी, जिसकी वजह से वहाँ के जो घरेलू उद्योग थे भारतीय, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। नेक्स्ट है धन प्रवाह को प्रोत्साहन, यानी कि भारत का धन दूसरे देशों में ले जाना। दूसरे देश कौन सा, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में लेके जाते थे ये लोग। तो हुआ क्या कि देखिए, रेलवे का जब निर्माण हुआ ना, तो उस समय हमने पहले पढ़ा ना हमने कि 2 तरह की इन्होंने पद्धतियां अपनाई थी, एक प्राचीन और एक नवीन। तो इसकी भुगतान के लिए इन्होंने क्या किया, इतना ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च तो किया, उसके बाद भुगतान इन्होंने दुगना कर दिया। और भुगतान दिया किसके द्वारा, भारतीयों की पूंजी में से इन्होंने उसका भुगतान किया, यानी कि एक इनडायरेक्ट तरीके से ये पैसा ब्रिटेन पहुंच गया। और इतने में भी ये लोग रुके नहीं, इन्होंने रेलवे के निर्माण के बाद इसकी जो पूंजी थी उसके ऊपर जो ब्याज लगाया जाता था वो भी इंग्लैंड पहुंचाना आरंभ कर दिया, ब्याज की दरें भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची रख दी। इसके अलावा कर्मचारियों को, जो अंग्रेजी कर्मचारी होते थे ना, विदेशी, उनको ऊंचे ऊंचे वेतन दिए जाते थे। तो ऊंचे ऊंचे वेतन दिए जा रहे हैं और भारतीयों को कम दिया जा रहा है, तो ये पैसा भी बाहर ही जाता था। इसी के साथ ब्याज, मुनाफा और वेतन और इस विदेशी माल जो होता था, इस पर भी भुगतान के रूप में ये लोग भारत के पैसे को ही प्रयोग में लाते थे। तो पूरा कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत का पैसा किसी न किसी तरीके से बाहर ले जाया जाना था। और विदेशियों द्वारा कितनी बड़ी लूट भारत में की गई थी, इसके बारे में तो आज भी आप इंटरनेट पे आराम से पढ़ सकते हो। और ब्रिटेन तो ये चीज़ चाहता है कि ये बाहर कभी ना आए, हालांकि इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन कोई भी, चाहे BBC न्यूज़ हो या फिर कोई भी न्यूज़ हो, वो इस पर बात नहीं करता, और अगर कोई करता भी है तो उसे वे लोग चुप करा देते हैं। और ये वाले आर्टिकल्स भी आउटलेट्स जो हैं ये इंटरनेट पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है खाद्यान्न का निर्यात। देखिए भारत पर सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ा था ना वो रेलवे का, वो यही था कि भारत में अच्छी खासी उपजाऊ भूमि थी, हम उगा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे, बहुत ही कम अकाल पड़ रहे थे यहाँ पर, और भीषण तो होते नहीं थे।
अगर होता भी था तो वो बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भीषण अकाल भी पड़ रहे हैं, जैसे कि बंगाल में हमने देखा। तो बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, जितना भी इनके पास अनाज था और भारत से बाकी का अनाज उठा के इन्होंने इंग्लैंड भेज दिया। बताओ, इंग्लैंड में तो पहले ही वहाँ पे सब ये बोलो कि चांदी के चम्मच से खा रहे थे, लेकिन भारत में अगर कोई हाथ से फॉर एग्जाम्पल यही है, अगर हाथ से भी खाना चाहे तो नहीं खा पा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में निवाला ही नहीं। एक तरफ अंग्रेजों का कहना था कि हम भारत के अलग अलग हिस्सों में इसलिए रेलवे का निर्माण कर रहे हैं ताकि भयंकर अकाल जो होते हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके, है ना, वहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो फूड आसानी से पहुँचाया जा सकता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में 2 भयंकर अकाल पड़े और अंग्रेज़ों के जो दावे थे ना, खोखले सिद्ध हो गए। इन्होंने कोई भी मदद नहीं की, उल्टा भारत से जितना भी अन्न था वो सारा निर्यात कर दूसरे देशों में भेज दिया। इन लोगों को व्यापार की ज़्यादा पड़ी हुई थी। इसके अलावा भारत का जो खाने पीने की चीज़ें वैसे भी विदेशों में निर्यात की जाती थी, तो लोगों ने क्या किया, खाद्यान्न वस्तुएं जो होती है ना उसका कम उत्पादन किया। इसके अलावा व्यापारिक फसलें जो होती हैं ना, जिसको डायरेक्ट पैसा मिल जाता है, नकदी फसलें भी कहते हैं जिसे, उसका इन्होंने ज़्यादा उगाना आरंभ कर दिया कि ताकि बेच दिया, पैसे मिल गए। अरे भैया, स्टॉक क्या कहा का रखोगे, तुम खाओगे किस चीज़ को, तो वो चीज़ इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि औद्योगिकरण की काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का जो औद्योगिकरण है ना वो पहले से ही हो रखा था। इंग्लैंड में वहाँ पे उद्योग थे उनके पास अच्छे खासे, उन्हें चाहिए था कच्चे माल वाली मंडियाँ और अपना जो तैयार माल है उसको बेचने वाली मंडियाँ। मतलब ऐसी कंट्री चाहिए थी जहाँ पर उद्योग ना हो, ताकि उनसे कच्चा माल लिया जा सके, हम माल बनाएंगे और दोबारा उन्हीं को बेचा जा सके। इसी के अलावा एक ऐसी कंट्री जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हों, ना कि ये उगाने वाली जो कपास वगैरह, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत को औद्योगिकरण होने ही नहीं दिया, भारत का औद्योगिकरण बिल्कुल भी नहीं होने दिया, भारतीयों को पिछड़ा ही रहने दिया, कृषि प्रधान ही रहने दिया। इसलिए आज भी हम देखते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी 76% हमारी पॉपुलेशन क्या थी, कृषि प्रधान थी। और इसका प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है। आज भी 60% भारत जो है वो कृषि प्रधान ही है। तो रेलवे की वजह से सिर्फ क्या किया गया, उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया गया जो चीज़ें रेलवे द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकेंगे व्यापारिक रूप से, ना कि औद्योगिक रूप से उन्नति के लिए। तो ये था औपनिवेशिक भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ, उसकी हानियाँ क्या थी, लाभ क्या थे, अर्थव्यवस्था हमारी किस प्रकार से चल रही थी। अब लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, छोटा सा ही है, कि औपनिवेशिक भारत में जहाज़ उद्योग कैसे थे। जहाज़ कौन से, ये शिपिंग इंडस्ट्री की बात की जा रही है, जो समुद्री जहाज़ होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, लेकिन उसी के बाद 1613 ईस्वी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी नौसेना की स्थापना कर ली। और इसी के साथ इन्होंने आगे चलकर पुर्तगालियों के साथ जंग लड़ी, डचों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ तो चलो लैंड के ऊपर ही हुई थी, समुद्री रूप से इतना नहीं हो पाया उनके साथ। तो इनके पास जो नौसेना थी ना काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो रखी थी, और व्यापार जो था समुद्र से ही करना था, इसलिए व्यापारिक जहाज़ों की आवश्यकता भी थी। तो 1735 ईस्वी में कंपनी की सेना जो थी ना, सेना के लिए जहाज़ जो थे वो सूरत में बनाए जा रहे थे। और इस वर्ष मतलब 1935 में ही बम्बई में गोदीवाड़ा समझते हो ना, जो डॉक यार्ड्स होते हैं, मैस डॉक यार्ड है जो हमारे पास, कोचिन शिप यार्ड जो हैं आज के समय में स्टॉक्स भी हैं इनके, तो इनकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, कब? 1735 में बम्बई में गोदीवाड़े की स्थापना की गई, जहाँ पर जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद जहाज़ों का निर्माण जो था वो भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाने लग पड़ा। 1775 में गोदीवाड़ा जो था ये विश्व का एक सबसे फेमस स्थल बन चुका था। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए कि उस समय विश्व में, देख लो उस समय भारत का ये जो बम्बई में जो जहाज बन रहे हैं ना, इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ जहाज माना जाता था, क्योंकि सागौन की लकड़ी द्वारा बनाए जाते थे, जो कि यूरोप में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो भले ही जहाज जो है वो यूरोप में प्रयोग लाए जाने हैं, लेकिन उनका निर्माण कहाँ हो रहा है? भारत में। ठीक है, जैसे आज आईफोन्स, चलो आज तो इंडिया में ही बन रहे हैं, लेकिन असेंबल होते हैं, आई मीन टू से, पहले कहाँ चाइना में बनते थे और इंडियंस यूज़ करते थे। तो उसी तरह से ये समझ लीजिए कि बन कहीं और रहे हैं, लेकिन यूज़ कहीं और पे हो रहा है इनका। 1915 में चटगांव के एक व्यापारी ने, जो भारतीय व्यापारी था, उन्होंने अमीना खातून नाम का एक जहाज़ बनाया, जो पहला भारतीय जहाज़ था, भारत निर्मित जहाज़ था, मतलब भारतीयों द्वारा निर्मित जहाज़ था, जो समुद्र में उतारा गया। हमारा प्राइवेट बोलें या फिर बोलें कि मेड बाय इंडियन प्राइवेट कंपनी। लेकिन ये जो उद्योग था ना, ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि 1860 से लेकर 1925 तक 120 से भी ज़्यादा कंपनियां बन चुकी थी, स्थापित हो चुकी थी जहाज़ निर्माण वाली। लेकिन फिर भी ये सारी की सारी ठप हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन सब पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, कई प्रकार की नीतियां ऐसी अपनाई कि भैया अंग्रेज़ों की जो कंपनियां हैं वही फले फूलेंगी, बाकी सारी डूब मरेंगी। तो अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण क्या हुआ, मैक्सिमम कंपनीज जो थी ना वो बंद हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे कि भारत में इतने बड़े बड़े जहाज़ बनाए जाते थे कि जैसे कि वर्ल्ड वॉर जब 2 स्टार्ट हुई, तो उस समय ये जो कितने टन के जहाज़ बनाए जा रहे थे, 15,000
टन के। तो 15,000 टन के भारतीय जहाज़ बनाए जा रहे थे। लेकिन वहीं जब भारत आज़ाद हो गया, मतलब आज़ादी का समय आ चुका था, तो उस समय भारत 2,50,000 टन तक के जहाज़ बना रहा था। यानी कि पहले मतलब उनकी क्षमता समझ लीजिए आप कि 15,000 टन में आप कितना सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो उसी प्रकार से 2,50,000 टन में आप कितना सामान ले जा सकते हो। मतलब बात हो रही है यहाँ पे एक ऑल्टो कार की और एक वोल्वो बस की। तो आप समझ सकते हो कि दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो यही थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। हमने रेलवे के बारे में पढ़ा, हमने जहाज़ों के बारे में पढ़ा, हमने डाक के बारे में पढ़ा, संचार में जो हमें टेलीग्राफ का यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ा, पोस्टल्स किस तरह से विकसित हुए। हमने वो सारी चीज़ें देखी जो हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। और ये जो 7th चैप्टर है हमने जो स्टार्ट किया है, यहाँ से आपकी 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।